हाँ जी मेरे भाई, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। चलिए भाई, शुरू करते हैं कहानी को, आज के इस सफ़र को, आज के इस हम सफ़र को, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए मेरे भाई। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे आज हम। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जानेंगे। री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जानेंगे। राज्यों का गठन कैसे हुआ, कोई भी राज्य कैसे बनाया जाता है, नाम कैसे बदला जाता है, क्या क्या वो चीज़ें हैं, वो क्या क्या वो कहानियाँ हैं, उन सभी कहानियों को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या आ गया है, ये आ चुका है। इसकी हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले तो। आज भी पार्ट नंबर 1 हम करने वाले हैं, पार्ट नंबर 01 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट 1 का ये पार्ट नंबर 2 है ना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र, टेरिटरी। एक काम करते हैं, कल वाली फाइल को एक बार ओपन कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। और वहीं से आगे मतलब एक बार हल्का सा उसका रिवीजन करते हैं, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी 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 कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 के बारे में। चलिए भाई, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो पार्ट नंबर 1 है, आर्टिकल 1 to 4 आता है। इसमें आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, बजाय राज्यों के समूह के। और इसकी जो डेफिनेशन है यूनियन की और फेडरेशन की, ये मैंने आपको जो है समझा दी थी। ये सब जो है अमेरिका के बारे में बताया था, ये वाली बातें हो गई थी। इसके बाद आर्टिकल 2 की तरफ आए थे। मैंने आपसे ये कहा था आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। क्या पावर देता है? आर्टिकल 2 पार्लियामेंट से कहता है कि हे पार्लियामेंट, तुम चाहो तो भारत के बाहर का कोई भी एरिया है उसे भारत में एड ऑन कर सकते हो, या तो एडमिट कर सकते हो या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हो, ये कहता है। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा सीधा कर ले, या कुछ भी है। किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ाया जा सकता है। मान लो यूपी का कम कर दिया, उत्तराखंड का बढ़ा दिया, या आंध्र प्रदेश का कम कर दिया, तेलंगाना का बढ़ा दिया, ऐसे कुछ भी। किसी भी क्षेत्र के एरिया को डिक्रीज किया जाता है, किसी भी स्टेट के को। किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, दो राज्यों को मर्ज किया जा सकता है, एक में से दो बनाए जा सकते हैं, दो में से चार बनाए जा सकते हैं। मतलब राज्यों के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्ट है, अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, आर्टिकल 3। और जो बाहर का हिस्सा है वो भारत में जोड़ना है, तो आर्टिकल 2। ये बात समझ गए थे? यहाँ लिखा था ना, विच आर एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का ही हिस्सा हो। यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब बात आती है कि किया कैसे जाएगा, मतलब कोई भी राज्य कैसे बनाया जाएगा, या जो भी ये चेंज करना है वो किया कैसे जाएगा। तो हमने कहा था ये चेंज किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट इसको करने के लिए एक बिल लेकर के आती है। फिर हमने समझा था बिल क्या होता है। बिल ये होता है, जो कुछ भी चेंज आपने करना है उसको पेपर पे लिख के लाए, तो उसको लोकसभा में लाएंगे वो बिल कहलाएगा, राज्यसभा में लाएंगे वो बिल कहलाएगा। जब यहाँ से पास हो जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा तुरंत ही वो एक्ट कहलाएगा। अ बिल आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज एक्ट, या बिकम्स एन एक्ट, अधिनियम बन जाता है। फिर हमने बात करी थी कि बिल कैसे लाया जाएगा। अगर कोई भी नया राज्य बनाना है, या मान लीजिए आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंज करना है, एरिया कम ज्यादा करना है, नया राज्य बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट एक बिल लेकर के आएगी। पार्लियामेंट एक बिल लेकर के आएगी। लेकिन इस बिल से संबंधित दो कंडीशंस मैंडेटरी हैं। पार्लियामेंट एक बिल लेकर के आएगी, लेकिन इस बिल से संबंधित दो कंडीशंस हैं जो मैंडेटरी हैं। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? मतलब इस बिल को दो कसौटियों से गुजरना होगा। सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट इस बिल को उस राज्य की विधानसभा में, विधानमंडल में भेजेगी। जो भी उस राज्य का विधानमंडल होगा, उस विधानमंडल में भेजा जाएगा। हमारे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ऐसा समझो। बताओ क्या कराना चाहते हो। एक तो यूपी में से उत्तराखंड बन चुका है ना। एक काम करें, एक और राज्य बना दें यूपी में से, ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी, ऐसा करना है मान लो। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट एक पेपर लिया, उस पेपर पे लिख दिया कि हम यूपी के दो टुकड़े करना चाहते हैं, एक ईस्ट यूपी और एक वेस्ट यूपी, ये दोनों चीजें बनाना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा अब इस बिल का? सबसे पहला काम ये होगा, जिस पेपर में ये लिखा हुआ है, जो ये बिल है कि हम यूपी के दो हिस्से करने चाहते हैं, इसको यूपी के विधानमंडल में भेजा जाएगा। तो किसी भी राज्य को बनाने से, तोड़ने से संबंधित जो कुछ भी बिल होता है, उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है। भेजा गया। अब कितना समय होगा उस राज्य के विधानमंडल के पास में? तो ये समय संविधान में फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति बताता है कि भैया 1 हफ्ता होगा, 10 दिन होंगे, 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, जो कुछ भी समय होगा
वो भैया सर एक दूसरा गोवा से न्यू स्टेट बना दीजिए, कुछ भी कर लो, गोवा से बना लो, कहीं से, गोवा से बना लो, तुम सिक्किम से बना लो, अरुणाचल प्रदेश से बना लो, कुछ भी कर लो। तो ये उस राज्य में भेजा जाएगा जिस राज्य में से नया राज्य बनाया जाना है। मान लीजिए भेज दिया और उसको समय दिया गया 1 महीने का। अच्छा, वो कुछ भी करे उस बिल पे, उससे लेना देना नहीं है। वो इसको बिल को पास करे, फेल करे, फाड़ के फेंक दे, कच्चा चबा जाए, चाय में डाल दे सुबह सुबह के, चल गर्म हो जाएगा, सबके पास पहुंच जाए, कुछ भी करे, उस पर समोसे रखे, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भेजने से मतलब है, जैसे ही जो भी समय दिया होगा राष्ट्रपति ने वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद उस बिल को फिर कहां पेश किया जाएगा? पार्लियामेंट में, संसद में। सबसे पहले उस बिल को राज्य विधानमंडल में भेजा, उसके बाद उस बिल को लेकर के आएंगे संसद में। जब उस बिल को संसद में लाएंगे तो फिर एक और कंडीशन है, क्या है? कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अभी राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? हो सकता है कुछ लोग समझते हो, कुछ लोग ना समझते हो, लेकिन मुझे पता है 99% लोग नहीं समझते हैं। देखो, आपको ऐसा लगता होगा राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन मतलब राष्ट्रपति से पूछा जाता होगा इसे पेश करना है कि नहीं करना है, राष्ट्रपति कह देता होगा कर लो, तो इसका मतलब है पेश कर लेते होंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन का मतलब है, जैसे कि लोकसभा है ना, और ये राज्यसभा है। लोकसभा में लगभग 545 लोग हो गए और राज्यसभा में लगभग 245। टोटल कितने लोग हो गए? 790। अब 790 लोग कुछ दो तरीके से डिवाइड होंगे। इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो मिनिस्टर होंगे, हाँ या ना, और कुछ ऐसे होंगे जो मिनिस्टर नहीं होंगे। जो रूलिंग पार्टी के उसी में से कुछ मिनिस्टर होते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो मिनिस्टर नहीं होंगे, इन्हें नॉन मिनिस्टर कहा जाता है। तो भैया यहां पर अगर कोई भी बिल मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया बिल, मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया जो बिल होता है, इसको इधर लिख लेते हैं। किसी भी मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया बिल क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बिल। क्या कहलाता है? गवर्नमेंट बिल, यानी कि सरकारी विधेयक। किसी भी मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया बिल गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल कहलाता है, जिसको सरकारी विधेयक कहते हैं, पब्लिक बिल कहलाता है। और अगर किसी भी नॉन गवर्नमेंट व्यक्ति ने बिल पेश किया तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट बिल, क्योंकि जब उसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है तो वो बिल किसके लिए लेकर के आ रहा है? सर आपने बोला टेन्यूर नॉट फिक्स, लेकिन अभी आप बोल रहे हो 1 महीना होता है, कुछ कंफ्यूज कर दिया है। बेवकूफ आदमी है तू। अगर तेरे को बुद्धि थोड़ी सी चलती और दिमाग यहाँ होता, दिमाग तो फोन में लग रहा होगा ना, इधर रील चल रही होंगी साइड में और यहाँ से क्लास चल रही है। अगर तेरी बुद्धि थोड़ी सी चल रही होती नालायक आदमी, तो ये देखिए जरा, मैंने क्या कहा कि इसका टेन्यूर फिक्स नहीं होता है, संविधान में फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि संविधान में कि जो कोई भी बिल जिस भी राज्य को भेजा जाएगा वो सिर्फ 15 दिन के लिए भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो टेन्यूर संविधान में फिक्स नहीं है। टेन्यूर कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या लिखा है? हाँ, जब भी बिल जाएगा तभी राष्ट्रपति डिसाइड कर देगा कितना टेन्यूर होगा। हो सकता है कहीं 15 दिन दे, कहीं 1 महीना दे, कहीं 2 महीने दे, कहीं 3 महीने दे, कुछ भी हो सकता है वो तो टेन्यूर नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये कहा है मैंने। सर एक बार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेते हैं, फिर उसमें चेंजेस कर लेते हैं हाथ में और वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना होता है। यही तो समझा रहा हूँ, यही तो सब समझते हैं कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन का मतलब यही होता होगा। सुनो, एक होता है प्राइवेट बिल, इसको बोलते हैं निजी विधेयक। अब आपको लग रहा होगा बीचों बीच ये टॉपिक कहाँ से आ गया। इसकी जरूरत है, हर चीज की अपनी जरूरतें होती हैं, समय से पूरी करनी होती हैं। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन का मतलब ही यहां पर पता है क्या है? राष्ट्रपति रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि इस बिल को कोई ना कोई मिनिस्टर ही पेश करेगा, इसका मतलब ये गवर्नमेंट बिल होना चाहिए। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन का मतलब, जैसे मनी बिल के केस में आप पढ़ोगे, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब राष्ट्रपति से नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको एक मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन मींस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ओनली, एक मिनिस्टर के द्वारा ही इसको पेश किया जा सकता है। और जब इसको पेश किया जाएगा तो फिर पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको पास करेगी या फिर फेल करेगी। फेल करेगी तो खत्म हो गया, और अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फिर ये बन जाएगा, नया राज्य बन जाएगा। उसमें जो भी लिखा होगा कि इस डेट से बनना है तो उस डेट से फिर नया राज्य बन जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल, अपनी भाषा में लिख लो रिकमेंडेशन का मीनिंग जल्दी से, अपनी भाषा में कहीं पे कोने में लिख लो, कोने में। अब मैं समझाता हूँ आपको और क्या क्या कहानियां होती हैं। आगे आगे क्या है? अच्छा, बिल, टाइप ऑफ बिल, ये तो लिख लिया था, ये लिख लो टाइप्स ऑफ बिल। हाँ
लिख लो बस, फिर चलते हैं। मैं कुछ केसेस बताता हूँ आपको, फिर समझाऊंगा कि और क्या क्या होता है। कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, कुछ कहानियां सुन लेते हैं। चलें, लिखें। एक करा, एक बार रिएक्ट कर दो, हैं का है। चलो, सम इंपॉर्टेंट केसेस जो कि आर्टिकल 3 से संबंधित हैं। क्या है? सम। अब मैं आपसे कुछ कुछ डाउट्स पूछूंगा, आपको तो ऐसा लग रहा होगा अब सब कुछ समझ आ गया आपके, है ना? लग रहा होगा ना कि अब तो आर्टिकल 2 3 में कुछ बचा ही नहीं है जो ना हो। समझो, इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ महत्वपूर्ण केस, हिंदी में लिख लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण केस। जैसे कि लिखो, राम किशोर सेन केस। राम किशोर सेन केस आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने लगा है यहाँ से, इसलिए करवा रहा हूँ ये केसेस, मैं नहीं करवाता था वरना। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने लगा है। राम किशोर सेन केस हो गया। बाबूलाल पराटे, बाबूलाल, हिंदी में भी नाम ही है, चुपचाप लिख लेना, बोल रहा हूँ। बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे। बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अलावा तीसरा जो केस है, ये आपने सुना होगा, बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी यूनियन केस 1960 वाला। और इसके अलावा एक और केस है, केस भी क्या, वो तो फिर वो कर लीजिए, 100वां संविधान संशोधन, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, जो कि किससे संबंधित है? बांग्लादेश से, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। लिखो भाई, छापो फटाफट से। कुछ समय दिया जाता है समझने, काम करने के लिए। कौन सा काम? एक कह रहा है, एक शर्ट कब से पहन रहे हो? अब जो है शर्ट दूसरी पहना करो अब। भैया एक ही है मेरे पास, इसी को धुल लेता हूँ, रात को धुल के डाल देता हूँ, सुबह पहन के आ जाता हूँ। एक घर पे बनियान और है, और उसको पहन लेता हूँ कभी रात को, फिर रात को मैं धुल के डाल देता हूँ इसको, सुबह पहन के आ जाता हूँ। कई बार नहीं सूखती है तो गैस पे गर्म कर लेता हूँ, फिर सुबह पहन के आ जाता हूँ। तो बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। चलो, क्वेश्चन करें अब। क्यों झूठ बोल रहे हो? अबे झूठ बोल के कहाँ जाना है मैंने? झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलते। झूठ बोले कौआ काटे, सुना था ऐसा। एक कह रहा है, आओ कभी आगरा हम दिला देंगे। आगरा यार रिसेंटली अभी आया था, कुछ दिन पहले में। नहीं कुछ दिन तो नहीं, बहुत दिन हो गए, होली पे हैं। चलो डालो हेडिंग, राम किशोर सेन केस। कौन सा डालोगे? राम किशोर सेन केस। बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो। नहीं होगी पूछूंगा तो मैं तब भी, बोल तो इच्छा है।
सर राज्य विधानमंडल, अरे उस पे आ रहा हूँ मैं, राज्य विधानमंडल को क्या क्या पावर है उस पर मैं सब बात करूंगा। एड्रेस बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे भाई सब इतना प्यार देख के तो पिघल जाएंगे हम हैं। अच्छा सुनो एक बात बताओ, भारत किस किस से मिलकर के बना हुआ है? भारत किस किस से मिलकर के बना हुआ है? भारत में कुछ ना कुछ तो स्टेट्स हैं, और दूसरा क्या है? यूनियन टेरिटरीज। कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे ही है ना? आज 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले भी ऐसे थे, कम थे, थोड़े ज्यादा थे। अच्छा ये आजादी के बाद थे, आजादी के पहले तो एक अलग सिनेरियो हुआ करता था। ये तो 1956 से है। 1956 से पहले एक अलग सिनेरियो था। अभी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कराऊंगा, उसमें पता चलेगा। पहले स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करते थे। पहले ऐसे होता था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ऐसे थोड़ी था कि मैं ऐसी स्टेट है ना ना, कैटेगरी ए के राज्य से हूँ मैं, कैटेगरी बी के राज्य से हूँ, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। अभी देखेंगे वो आएंगे। स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। अच्छा आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है, ये पावर देता है, किसको पावर देता है मेरे भाई? संसद को, पार्लियामेंट को। किस बात की पावर देता है? कि अगर किसी भी राज्य के साथ कुछ भी चेंजेस करने हो तो, चाहे तो राज्य का नाम बदलना हो, एरिया कम ज्यादा करना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो। ये तो है, देखना जरा, यहाँ लिखा होगा कहीं। ये रहा। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि किसी भी राज्य के साथ कुछ भी चेंजेस करना हो तो कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, एरिया कम ज्यादा कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, दो राज्यों का एक बना सकते हो। ये ठीक है। ये तो किसी भी राज्य के साथ हो गए। क्या भैया ये यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, यहां तो स्टेट लिखा है ना। शब्दों पे जाओ अब समझो। यहां क्या लिखा है? किसी भी राज्य के साथ कुछ भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन सर भारत में तो यूनियन टेरिटरी भी होते हैं, तो फिर यूनियन टेरिटरी के साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। बताओ भैया। राज्य तो यहां लिखा है, लेकिन भारत तो राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो हो सकता है कि नहीं? अब यूनियन टेरिटरी तो यहां लिखा ही नहीं है, और जो चीज लिखी नहीं है तो फिर वो कैसे मानी जाए? तो बड़ी समस्या होगी। तो केस कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, क्या कहा? देखो भाई, वैसे तो लिखा नहीं है, वैसे तो लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट जो आर्टिकल 3 है, इस आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में जो स्टेट वर्ड है, कौन सा वर्ड है? स्टेट वर्ड है। जो राज्य शब्द है, कहा ऐसे ही तो कहा गया, राज्य का एरिया कम कर सकते हैं, राज्य के एरिया को ज्यादा कर सकते हैं, राज्य के साथ चेंजेस कर सकते हैं, राज्य को एक में से दो, दो में से चार बना सकते हैं, ऐसे करके। तो भैया जो राज्य शब्द है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? कि जो राज्य शब्द है, आप मान करके चलना, इसी में इंक्लूडेड है यूनियन टेरिटरी, इसी में इंक्लूडेड है यूनियन टेरिटरी। समझ गए? इसका मतलब है लेखा बेशक से राज्य है, लेकिन जो चीज राज्य के साथ हो सकती है वही यूनियन टेरिटरी के साथ हो सकती है। आप मान करके चलिए राज्य ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी लिखा है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है, आपसे चांसेस कम है कि पूछा जाएगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो स्टेट शब्द है, अरे भैया जिसके नाम, जिसने केस किया उसी का तो नाम आएगा, राम किशोर सेन केस, बेवकूफ आदमी। तो इस केस में ये कहा गया कि जो स्टेट वर्ड है, इसी वर्ड के अंदर आप यूनियन टेरिटरी को मान करके चलोगे। इसका मतलब है जो चीजें, जो चेंजेस यहां पर स्टेट के साथ किए जा सकते हैं, वो भैया यूनियन टेरिटरी के साथ भी किए जा, आप ये मान के चलिए जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी है, ऐसा मान करके चलिए, बेशक लिखा ना हो। हमने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी है। अच्छा एक बात बताओ, कि इसको करने के लिए कोई ना कोई बिल लाया जाता है, और जो बिल लाया जाता है उसके लिए फिर दो कंडीशंस होती हैं। तो कोई भी राज्य में, कोई भी राज्य में अगर एक राज्य से दो बनाने हैं, उसकी एरिया कम ज्यादा करना है या बाउंड्री को ऑल्टर करना है, तो उस राज्य के विधानमंडल को बिल भेजा जाता है, और उसके बाद में पार्लियामेंट कर देती है। लेकिन मान लेते हैं कि हमें अंडमान निकोबार के साथ ऐसा करना पड़े, वो यूनियन टेरिटरी है, अब वहां विधानमंडल ही नहीं है, अब बताओ कैसे हो? बोलो बोलो। लक्षद्वीप के साथ करना है, चंडीगढ़ के साथ करना है, पौंडुचेरी के साथ करना है, वहां तो विधानमंडल ही नहीं है।
अब जब विधानमंडल ही नहीं है तो फिर सरकार ने कर दिया एक अमेंडमेंट एक्ट। क्या कर दिया? अमेंडमेंट एक्ट। और ये था मेरे भाई, आप मान करके चलिए, ये वाला था आपका जो है 18th अमेंडमेंट एक्ट, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966। 1966 क्या कहता है ये अमेंडमेंट एक्ट? ये कहता है कि आर्टिकल 3 की डेफिनेशन में तो स्टेट के अंदर इस यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 3 के अंडर वो जो दो कंडीशंस हैं, याद आ रही हैं दो कंडीशंस? आर्टिकल 3 जो है, इस आर्टिकल 3 के अंदर जो दो कंडीशंस हैं, कोई भी बिल लाया जाता है तो दो कसौटियों से गुजरता है। उन दो कसौटियों में सबसे पहली कसौटी क्या है? कि राज्य को भेजा जाएगा, फिर भेजेगा तो, कि इन दो कंडीशंस में, वो जो पहला है ना कि राज्य को भेजा जाएगा विधानमंडल ना, तो वहां पर सिर्फ राज्य को ही भेजा जाएगा, यूनियन टेरिटरी को नहीं। कि इन दो कंडीशंस में जो स्टेट वर्ड है, उस स्टेट वर्ड में जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी डिड नॉट इंक्लूडेड, यूटी इसमें नहीं माना जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत पूरा ही आ रहा होगा, इसमें समझने जैसा है ही क्या। इसने कहा कि देखो भैया, यहां पर आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट जो चीज स्टेट के साथ कर सकती है वही यूनियन टेरिटरी के साथ कर सकती है, ठीक है मान ली। लेकिन ये चीज होगी कैसे? इसको करने के लिए भैया सबसे पहले राज्य में भेजा जाता है बिल। लेकिन यूनियन टेरिटरी तो अपने आप में यूनियन की टेरिटरी है। यूटी का मतलब क्या? यूनियन की टेरिटरी, तो वो तो खुद ही केंद्र की, राज्य केंद्र का जो है एरिया है। तो इस वजह से वहां की विधानमंडल में भेजने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यूनियन टेरिटरी के स्टेट लेजिस्लेचर है, तो यहां पर यूटी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर यूनियन टेरिटरी के साथ कुछ भी चेंजेस करना है तो वहां पर ये वाला पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। सीधा सीधा कौन सा बचेगा? ये बचेगा। और ऐसे ही करके मतलब यूटी में अगर कोई भी चेंज करना है तो फिर वो सिर्फ इसी से हो जाएगा, और स्टेट में करना है तो इन दोनों कंडीशन से होगा। समझ में आई बात है? नहीं आई? दोनों बातें आसान थी बात। ये था केस राम किशोर सेन केस। लिखो फटाफट से, फिर आते हैं बाबूलाल पराठे पे। मजा आ रहा है? अलग चीजें सीखने को मिल रही हैं। लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं। लिख लिया भैया? ये पूरी कहानी कैसे लिखूं? अरे जैसे मैंने लिखा है कि रामकिशोर सेन किस्सा, इसमें आर्टिकल जो जो मैंने बोला अपने या तो ऐसे ऐसे लिख लिया करो, और इसके बगल में एक ब्रैकेट बनाया करो यहाँ पर, जो जो मैंने बोला उसको हिंदी में एज इट इज अपनी भाषा में लिख लिया करो, अपनी भाषा में। भैया पहले पिछली क्लास लो, जिसकी भी पेंडिंग हो, तभी तो ये समझ में आएगा। बीच में से ये लोगे तो थोड़ा समझ आए थोड़ा नहीं आएगा, वो सीक्वेंस में चलो। जिसने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं पहले वो पिछली क्लासेस लो, ऐसा नहीं करना कि बस ये लेनी है। अबे जो टॉपिक चल रहा है पहले वो पढ़ ले, नालायक आदमी। हो गया? ये लिख लिया ना? चलो, डालो हेडिंग बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बाबूलाल
मतलब लोग जो कहते हैं ना ये हो रहा होगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, तुम्हें पता होगी होता कैसे है ये सब कुछ। ये तो भैया जीवन, असल जीवन में लोगों को पता तो होना चाहिए। लोगों को ना रूल्स का पता है ना अपने इतिहास का पता है, बस चले जा रहे हैं, धक्के खाए जा रहे हैं। बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सर ये कौन सी कहानी है, ये बता दो आप हमें। बताएंगे बबुआ बताएंगे, यहाँ बाबू है तुम बबुआ हो। अले बाबू सुनो। एक्चुअली आज जो आप भारत देखते हो, उस भारत में आप कहते हो कि क्या है, स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन ये आज का भारत है। आजादी से पहले की अगर मैं बात करूं, आजादी से पहले की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, उस समय पे स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करता था। उस समय हुआ करते थे कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर सी और कैटेगरी नंबर डी। राज्यों को ऐसे डिवाइड किया गया था कि कुछ राज्य कैटेगरी ए में आते थे, कुछ राज्य कैटेगरी बी में आते थे, कुछ राज्य कैटेगरी सी में आते थे और कुछ राज्य कैटेगरी डी में आते थे। आप कौन से में हैं उस समय डिपेंड करता था। ऐसे स्टेट यूनियन टेरिटरी कुछ नहीं है, सभी राज्य थे कैटेगरी ए के, कैटेगरी बी के, कैटेगरी सी के और कैटेगरी डी के। जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद लोगों को लगा नहीं नहीं इसको ख़त्म करते हैं और कुछ अलग लेकर के आते हैं। तो फिर यहाँ पर 1956 में लेकर के आया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। 1956 में क्या लाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन विधेयक। पूरा टाइम निकलवा दोगे आज भी तुम इसी में हैं। राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया, और जब ये लाया गया तो इसके तहत ये कहा गया, सभी राज्यों को वैसे तो चेंज किया जाना था। इन सभी राज्यों को जब चेंज किया जाना था तो इन्हीं में से एक राज्य था जिसका नाम था बॉम्बे। कौन सा राज्य था, बॉम्बे। सर बॉम्बे राज्य कहाँ से हो गया, बॉम्बे शहर था। तुम आज में जी रहे हो ना, मैं आपको आज से 50 साल पहले की, 70-75 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। है एक राज्य था मेरे भाई जिसका नाम था बॉम्बे। गुजरात महाराष्ट्र जैसा कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा बॉम्बे था। आज जहां गुजरात और महाराष्ट्र है ना, यहाँ कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा बॉम्बे में से टूट करके बना है बाद में ये गुजरात महाराष्ट्र। तो जो बॉम्बे था इससे संबंधित थे। अच्छा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में बहुत सारी क्लॉज थी, तो इसी का जो क्लॉज नंबर 8 था, कौन सा, 8, 9 और 10, वो बॉम्बे से ही संबंधित थे। बताऊं क्या कहते थे, ये कहते थे कि बॉम्बे के टुकड़े किए जाएंगे और बॉम्बे को तोड़ करके पता क्या बनाया जाएगा, एक तो बनाया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे। है, हाँ, यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे। आज की कहानी को छोड़ दो, बस उस समय सुनो, ये पूरा बॉम्बे था और इस बॉम्बे में से बनाया जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे। दूसरा बनाया जाएगा महाराष्ट्र। क्या बनाया जाएगा, महाराष्ट्र। और तीसरा बनाया जाएगा गुजरात। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात बनाए जाएंगे। ओके, तो पार्लियामेंट ने बिल रेडी किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल इसका नाम था, और कहा गया कि ऐसे ऐसे इसका क्लॉज 89 रिलेटेड है बॉम्बे से, बॉम्बे को स्प्लिट किया जाएगा, इसमें से यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे बनाया जाएगा, महाराष्ट्र बनाया जाएगा और गुजरात बनाया जाएगा। चलिए बनाते हैं। कोई भी टुकड़े जो किए जाते हैं उस समय फिर क्या किया जाता है, आप सबको पता है, दो कंडीशन। सबसे पहले बिल जो होता है उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है और उसके बाद में पार्लियामेंट में लाया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, इस बिल को बॉम्बे के विधानमंडल में भेज दिया गया। इस बिल को बॉम्बे के विधानमंडल में भेज दिया गया कि हम बॉम्बे के 3 टुकड़े कर रहे हैं। कितने, 3। अब भैया इससे तो फर्क नहीं पड़ता बॉम्बे पास करे ना करे, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, जो कुछ भी रहा हो गया। इसके बाद जैसे ये भेजा गया, इसके बाद बना दिया गया इसको एक्ट। क्या बना दिया गया, एक्ट। और ये बन गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। पहले बिल था, जब
पार्लियामेंट में दोबारा से आया होगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति ने साइन वाइन कर दिया और ये बन गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसका एक क्लॉज था, इस अधिनियम का एक क्लॉज था। कौन सा क्लॉज था? इसका क्लॉज था क्लॉज नंबर 8, और नहीं, हाँ, इसका क्लॉज 8 का सब क्लॉज 1 था। इसमें क्या कहा गया, जो बॉम्बे था उसको बॉम्बे ही रहने दिया गया, उसको बॉम्बे को बॉम्बे बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बॉम्बे को बॉम्बे। सर कैसी बातें कर रहे हो, आज गुजरात और महाराष्ट्र हैं। मेरे भाई ये कैसी बातें नहीं है, आज जिस गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहे हो वो 1960 में बने हैं, 1960 में बना है बॉम्बे में से गुजरात और महाराष्ट्र, और हम कब की बात कर रहे हैं? 1956 की। तो फिर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, इस चीज को समझो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें लिखा था आर्टिकल 3 में कि जब कभी भी नया राज्य बनाया जाएगा तो उस बिल को उस राज्य सरकार, उस राज्य विधानमंडल को भेजा जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट पास कर देगी तो एक्ट बन जाएगा। यहां पर भी वैसा ही हुआ कि राज्य में भेजा गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, बन गया। लेकिन समस्या क्या हो गई? सर ये पॉलिटी है या हिस्ट्री? भाई देखो, अगर अच्छे से समझनी है तो ये है, वरना मैं तो इसको 10 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, जो तुम कहोगे वही। समस्या यहां पर ये हो गई कि दिखाया कुछ और गया, कर कुछ और दिया गया। कहते हैं ना कि वो वाला हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने का, कि यहां दिखाया था कि बॉम्बे में से 3 राज्य बनेंगे। जब ये बिल भेजा गया था राज्य को, तब क्या था इसमें? 3 राज्य बनेंगे, यही तो था, यूनियन टेरिटरी ऑफ बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन जब ये यहां के बाद दोबारा पेश किया गया पार्लियामेंट में, तो फटाफट से पेश कर दिया और बॉम्बे का बॉम्बे बना दिया। हाँ, गुजरात महाराष्ट्र गायब कर दिया। अब क्या सर? वही तो मैं पूछ रहा हूं, अब क्या? क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि राज्य को कुछ और भेजे और खुद कुछ और कर दे? क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि राज्य को कुछ और भेजे और खुद कुछ और कर दे? यही तो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, यही तो है बाबूलाल पराठे। ये जो बाबूलाल पराठे केस है, यही तो है वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, कि भैया यहां पर बॉम्बे के लिए जो राज्य में भेजा गया था बिल, उसमें तो लिखा था कि 3-3 राज्य बनाए जाएंगे, और अब तुमने क्या किया है? राज्य को कुछ और भेज दिया और बना कुछ और दिया है। एक आधा आदमी होगा जिसको समझ नहीं आ रहे होंगे। वो क्यों नहीं आ रहे होंगे? क्योंकि वो बेवकूफी कर रहा होगा, ध्यान तो इधर उधर ऐसे होगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। जब आप ध्यान से सुनोगे तो वो चीज आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना तो वो इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। तो भैया इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने राज्य को कुछ और भेजा, चेंज कुछ और कर दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ कि भैया क्या ऐसा किया जा सकता है कि राज्य को कुछ और भेजे, केस चेंज कुछ और कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। क्या कहा? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लो पार्लियामेंट ने राज्य को कुछ, स्टेट लेजिस्लेचर को कोई बिल भेज दिया, ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट ने कोई भी बिल है, कोई भी बिल है, वो भैया भेज दिया किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर को ये बिल भेज दिया। उसने वो जो कुछ भी किया कर दिया, बाद में इस पार्लियामेंट ने क्या किया? इस बिल में चेंज कर दिया। तो क्या इस चेंज को दोबारा उस राज्य को भेजना पड़ेगा? भैया पहले आपने भेजा कि हम बॉम्बे बनाएंगे, गुजरात बनाएंगे, महाराष्ट्र, लेकिन अब आप कह रहे हो नहीं नहीं सिर्फ बॉम्बे बनाएंगे, तो क्या इस बिल को दोबारा भेजना पड़ेगा राज्य विधानमंडल में? ना। अगर कोई भी चेंज किया है, अगर बिल में कोई चेंज किया है, कोई बदलाव किया है, बदलाव किया है, तो दोबारा दोबारा राज्य को भेजने की जरूरत नहीं है। यही है बाबूलाल पराठे केस, भेजने की जरूरत
नहीं है। जिसे समझ आ रहा है ना, ध्यान से सुन रहा है, उसे समझ आ ही रहा होगा। तो जिसे समझ आ रहा है भैया वो समझ लो, जिसको नहीं आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा दिमाग ही एक जगह नहीं है तो तुम बेटा समझ के ही क्या करोगे। सर पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा हूँ डिटेल में, मजा आ रहा है। बेटा मजा ले ले और इसको छाप ले कि पार्लियामेंट एक बार अगर भेज देगी बिल, उसके बाद अगर कुछ चेंज कर भी देती है तो उसको दोबारा राज्य को भेजने की जरूरत नहीं है। और इसको चाहे तो क्लॉज लिख लो, नहीं तो सेक्शन भी लिख सकते हो, सेक्शन 8 भी लिख लो सकते हो, क्योंकि किसी भी कानून का सेक्शन होता है, तो इसको सेक्शन भी लिख सकते हो, सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सेक्शन नंबर 8 है या क्लॉज 8 है, वो तो कैसे भी पढ़ने वाली बात है। ऐसा होता है ना 8.1, 8.2, 8.2.1 ऐसे जो लिखे रहते हैं फाइल्स में ना, वो तो यही है कहानी। आ जाओ भाई फटाफट से छापो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ बेरूबरी वाली कहानी क्या है। छाप लो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ बेरूबरी वाली कहानी क्या है। अबे भैया ये तुम्हारे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इनफ है, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, हर उस एग्जाम के लिए ये क्लास भैया इनफ है, इनफ है, इनफ है, इनफ है। तुम देख नहीं रहे हो क्या करवा रहे हैं हम आपको। चलो डालो हेडिंग बेरूबरी यूनियन केस। कौन सी हेडिंग डालोगे? बेरूबरी यूनियन केस 1960। ये तो मैंने बताया भी था वैसे उसने, मैंने कहा था आपसे ये जो भारत है इसी का जो ये एरिया है, यहीं पर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में एक जगह पड़ती है। वेस्ट बंगाल का जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, इस जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं बेरूबरी यूनियन 12 नामक जगह है ये। एक्चुअली क्या हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिमार्केशन हुआ, जो बाउंड्री लाइन खींची गई, उस समय तो फिर जो दूर दूर के एरियाज से वो तो लिख दिया गया कि यहाँ से इधर पाकिस्तान, यहाँ से इधर, लेकिन जो बेरूबरी 12 जगह थी इसको लिखना भूल गए, हालांकि बॉर्डर पे ही है बिल्कुल और भारत की साइड में पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया के प्रधानमंत्री उस समय पर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको शांत करते हैं। और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून करके हुआ करते थे, तो इन्होंने मिलकर के ऐसा डिसाइड किया, एक एग्रीमेंट कर लिया, उसको बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून, तो इसको नेहरू नून एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेहरू नून एग्रीमेंट। और ये कब हुआ था? 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में। इसके तहत इन्होंने क्या किया, इसके तहत इन्होंने डिसाइड किया कि जो बेरूबरी यूनियन, जो बेरूबरी 12 जगह है, इसके दो हिस्से किए जाएंगे। दो हिस्से कैसे किए जाएंगे? ऐसे, इसमें से एक हिस्सा किसको दे दिया जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा इंडिया को, और नीचे वाला हिस्सा पाकिस्तान को, कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन ये जगह तो भैया इंडिया की थी, और यहाँ पर सरकार ने डिसाइड कर लिया कि नीचे वाला हिस्सा पाकिस्तान का हो गया, ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का हो गया, डिवाइडेड हाफ हाफ, इसको आधा आधा बांट लिया गया। तो यहाँ पर बेरूबरी वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, ये चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत के अंडर के एरिया के साथ, मतलब भारत के अंदर जो एरिया है उसके साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट चाहे तो ये एरिया किसी को भी दे सकती है? क्या मतलब इसका ये है कि पार्लियामेंट चाहे तो भारत के किसी भी एरिया को, भारत के अंडर के राज्यों के एरिया को किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? ये केस था बेरूबरी यूनियन केस। इसी में तो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि, क्या कहा था, क्या कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया, ये था। अच्छा सर इसका जजमेंट भी बता दीजिए फिर। चलो भैया बता देते हैं। 1960 में आया था ना इसका जजमेंट, तो 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 संसद से कहता है, क्या कहता है कि संसद भारत के एरिया के साथ, जो भी क्षेत्र है जो भारत का एरिया है, उस एरिया के साथ कुछ भी चेंजेस कर सकती है, कुछ भी चेंजेस चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एरिया को किसी अदर कंट्री को दे दिया जाए।
तो क्या इस एरिया को किसी अदर कंट्री को दिया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत? नहीं। कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो इस एरिया के, भारत के एरिया के साथ कुछ भी चेंजेस कर तो सकती है, लेकिन ये किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर दूसरे देश को देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ेगा। इसके बाद ही जाकर के आप जो है कोई भी एरिया दूसरे देश को दे सकते हो। संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ेगा। बेटा पराठे वाली मैंने बहुत देर दिखाई है, अब क्या पराठे वाली दिखाते रहूंगा? ले बेटा पराठे ले, स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, इतनी देर नहीं है कि मैं तुझे स्लाइड ही दिखाता रहूं। हैं, ये लिखो भैया। हाँ एग्जिस्टिंग पार्ट हो, तभी तो मैंने यहाँ भारत लिखा है, एग्जिस्टिंग पार्ट हो। और जो एग्जिस्टिंग पार्ट नहीं है वो तो फिर आर्टिकल 2 है, हम यहाँ आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अपने आप ही क्या कौन सी बात होगी? जो एग्जिस्टिंग पार्ट है उसकी बात होगी। आगे प्रस्थान करें, लिखो लास्ट वाला कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। क्या कहता है ये? अरे ये सिंपल सा यार, इसके तहत क्या है? 101 दिए गए थे ना, 101 एनक्लेव मतलब एरियाज, गांव कह लीजिए एक प्रकार से। ये इंडिया ने किसको दिए? ये दिए इंडिया ने बांग्लादेश को। और 51 एनक्लेव बांग्लादेश ने किसको दिए? टू इंडिया। छापो फटाफट से, यही है बस, हो गया ब्यूरो यूनियन केस। अब हम बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर जो कुछ भी होगा उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ एरिया ही किसी दूसरे देश को देना है तो यहाँ पे देखो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसमें क्या कहा था करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये हुआ अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा हर बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट को तो सरकार चाहे, दोनों सरकारें चाहें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से भी, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसको तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से भी पूरा कर सकती हैं। लेकिन मेरे भाई यहां पर आपका जो है इसको तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, लेकिन 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 क्या कि अगर कुछ एरिया देना है तो फिर उसके लिए तो अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए डालिए हेडिंग। जब हम आजाद हो गए तो मैंने क्या कहा था पहले तो,
जब हम आजाद हो गए भारत, कल हमने पढ़ा था ना कि भारत राज्यों से मिलकर के बना है ना। तो वैसे ही भारत जो राज्यों से मिलकर के बना था, उसको के राज्यों के बनने की मांग आ रही थी अलग अलग जगह से। तो वो हमें पढ़नी है, राज्यों के बनने की मांग, जो आर्टिकल 3 से संबंधित है। जैसे आपका जो है, पहले इनिशियली तो 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। लेकिन फिर उनको खत्म करके स्टेट किया गया और जो यूनियन टेरिटरी किया गया 1956 में। लेकिन इससे पहले कई सारी मांगे आ रही थी। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की लोग डिमांड कर रहे थे। तो भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, उनसे संबंधित कई सारे कमीशन बने थे। उन कमीशन को हमें समझना है, उनको हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम जो है थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। सर 1960 होगा तो 1960 ही तो है, और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पे? पता नहीं, ये 1960 नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। अच्छा, इसको 1960 कह रहे हो? नालायको, यहां से जूते खींच खींच करके मारूंगा ना। अरे आज कुछ होगा तभी तो जाकर के कल उसका रिजल्ट निकलेगा। पहले एग्रीमेंट होगा तभी तो जाकर के इसके ऊपर केस होगा, तब बेरूबरी यूनियन केस 1960 में चलेगा। हैं? तू क्या कह रहा है, पहले तूने स्कूल में एडमिशन ले लिया था इसलिए मम्मी पापा को तेरे को पैदा करना पड़ा, बेवकूफ आदमी। मतलब तू पैदा बाद में हुआ था, पहले तूने स्कूल में एडमिशन ले लिया था। अबे एडमिशन हो गया मतलब पैदा हो गया बच्चा, बड़ा हो गया तो अब स्कूल जाएगा, पागल आदमी। देखो इधर, हाँ तो हम इसको समझेंगे कि भाषा के आधार पर डिमांड आ रही थी, कई सारी कमिटीज वगैरह बनानी पड़ी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीज समझते हैं। आर्टिकल 4 तो रह गया है ना अभी हमारा। आर्टिकल 4 क्या कहता है उसको समझ लो, फिर आ जाएंगे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पर, मतलब भाषा के आधार पर जो बन रहा था। आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये भी बड़ा ही मजेदार आर्टिकल है। ये कहता है कि लॉज मेड अंडर, लॉज मतलब कानून, लॉज मेड अंडर, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट considered, are not considered as constitutional amendment act, constitutional amendment act under आर्टिकल 368 है। ये कौन सी बात हो रही है? ये कौन सी बीमारी है, ये क्या आ गया? एक बार हिंदी में लिख लें फिर समझेंगे। अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत, एवं 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून, बनाया गया कोई भी कानून संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहलाएगा। और संविधान संशोधन अधिनियम किस आर्टिकल में आता है? 368 में। 368 तो इसलिए लिखा है क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम 368 में आता है। सर समझ नहीं आया होगा। सर हम आज़ाद नहीं हुए तो आज कैसा माहौल होता? बेटा तू ये क्वेश्चन ही ना पूछ रहा होता और मैं यहाँ ना पढ़ा रहा होता, हो सकता है कुछ अलग कहानी होती, या हो सकता है हम कहीं और होते। एक कह रहा है आर्टिकल 4 नहीं पढ़ाऊंगा। अरे कोई आर्टिकल हम छोड़ेंगे, तुम जब आर्टिकल 4 तक पढ़ लोगे तब मुझे बताना, तुम्हारे कोई डाउट रहे क्या पार्ट नंबर 1 में? सुनो, समझ नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, समझते हैं। अच्छा बताओ, आप ये कह रहे हो कि हम यूपी में से उत्तराखंड को अलग कर रहे हैं, है ना? अच्छा बताना, शेड्यूल 1 क्या कहता है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर मैं कोई नया राज्य बनाऊं तो क्या यहां पर ये लिस्ट प्रभावित होगी या नहीं होगी? होगी। राज्य का नाम चेंज होगा तो भी होगी। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 के तहत कोई चेंज किया गया, नया राज्य भारत में ऐड कर दिया तो 28 की जगह 29 हो जाएंगे तो भी होगी। अगर कोई खत्म कर दिया, 2 राज्यों को मर्ज कर दिया तो भी प्रभावित होगी। कहने का मतलब है किसी भी राज्य को जोड़ोगे, घटाओगे, कुछ भी करोगे तो क्या इससे संविधान में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, सीधी सी बात है।
लेकिन इसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहा जाएगा। सर काहे नहीं कहा जाएगा? ये कहते हैं कि ये कोई भी कानून नहीं बनाता है, ये सिर्फ क्या है कि इंफॉर्मेशन के टाइप से लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। तो इसको कोई भी पर्टिकुलर कानून नहीं बनाता है जो सभी लोगों के लिए हो, इसी वजह से इसको संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाता है। और अगर ये संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी बिल आएगा किसी भी राज्य का चेंज करने के लिए, उस बिल को कि पार्लियामेंट में जो भी बिल आएगा, पार्लियामेंट में आता है या बिल नहीं आता है? आता है। कि पार्लियामेंट में जो भी बिल आएगा उस बिल को आप जो है सिंपल मेजोरिटी से पास करा दीजिए तो ये कानून बन जाएगा। भैया अगर यही होता संविधान संशोधन अधिनियम, तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती? स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होता है? 2/3, मतलब जितने भी लोग आए हैं उसका 2/3 हिस्सा, 66%। और अभी क्या है? सिंपल मेजोरिटी, मतलब आधे से ज्यादा, लगभग 51%। सिंपल मेजोरिटी, तो ये बिल कौन सी मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। कि सर पार्लियामेंट जब चाहे ऐसा कर सकती है? कर सकती है। क्या इसको संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, नहीं माना जाएगा। फिर एक बात बताइए, सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अभी आप कह रहे हो कि किसी राज्य को जोड़ेंगे तो संविधान संशोधन अधिनियम नहीं करेंगे, और फिर खुद ही पूछ रहे हो कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है? भाई अभी खुद ही कह रहे हो कि अमेंडमेंट एक्ट नहीं करेंगे, और खुद ही कह रहे हो कि सिक्किम को किससे जोड़ा गया। ये कौन सी कहानी है? तो बाबू भैया यहाँ सिक्किम की कहानी अलग है। सर हमने तो पॉलिटी से लव मैरिज करवा, अच्छा आपने पॉलिटी से लव मैरिज करवा दी, सही है भैया, समझ लो, मजा आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? 36वें से। सर अगर आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत चेंज किया गया वो नहीं माना जाएगा, तो फिर सिक्किम की क्या कहानी है? आइए पहले मैं आपको सिक्किम की कहानी समझा दूं, उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट क्यों हुआ। सिक्किम की कहानी देखिए, सिक्किम की ये कहानी है कि एक्चुअली जो सिक्किम है वो 1947 से लेकर के 1974 तक, क्या 1947 से लेकर के 1974 तक, आजाद होने तक सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता था। सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब है रक्षित राज्य। हैं क्या क्या बातें चल रही हैं, नहीं आ रही समझ में? जैसे मान लो कि हम गांव में रहते हैं, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये गेट हो गया, घर अलग अलग थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं गांव में। ये पड़ोसी का घर है, ये किसका घर है? पड़ोसी का घर। बढ़िया है ना? तो ड्राइंग मुझे पता था, कई बार लगता है यार मुझे शांति निकेतन जाना चाहिए, जिस हिसाब से मेरी जो है ड्राइंग है ना। नहीं गया मैं, फिर तुम्हें कौन पढ़ाता। बहुत तगड़ी ड्राइंग करता हूँ मैं। देखी तूने? एक बार मैं स्कूल में वो बना रहा था, ऊंट। सबने इतनी तारीफ करी, ऊंट बनाया था मैंने स्कूल में बोर्ड पे। और स्कूल में तो ऐसा लगता था बोर्ड पे जाकर के कुछ भी लिखना, लेकिन मैंने एक बार ऊंट बना दिया था। बना, यहाँ बना के दिखाऊं? वह बहुत तगड़ी ड्राइंग करता हूँ मैं। और बनाया तो बताओ फिर, मजा आ जाएगा? टाइम का क्या, टाइम तो होता रहता है। ड्राइंग देखो तुम। ऊंट बनाऊं या हाथी बताओ? ऊंट बना देते हैं। ऐसे नहीं, देखना अब तुम ध्यान से। सर ये कैसा ऊंट है? चलो बढ़िया वाला ऊंट बनाते हैं, एकदम बढ़िया वाला। अरे रुक जा यार, टेढ़ी लाइन क्यों हो रही है? बताओ कैसा लग रहा है? सर ऊंट तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो पीछे पानी पी रहा है, दीवार के पीछे खड़े होके पानी पी रहा है। कितना बढ़िया ऊंट है। घोड़ा बनाऊं? घोड़ा, यहाँ घास थी वो चर के चला गया, अब मैं क्या करूं, वो चला गया, मैं बना रहा था, वो चला गया, निकल गया इतनी देर में। तुम्हारा घर बनाते हो, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे पड़ोसी का घर। बड़ा बना दिया मैंने पड़ोसी का, चलो इस, ये तुम्हारा हुआ, ये पड़ोसी का हुआ। अच्छा सा लग रहा है ना?
अच्छा सुनो, एक दिन क्या हुआ, तुम घर पे खेल रहे थे, आंटी आई मम्मी के पास, तुम्हारी मम्मी के पास, मम्मी से बोली देखो जी हम तो जा रहे हैं कि शादी है अर्जेंटली रिश्तेदारी में और सबको जाना पड़ेगा, और जब सबको जाना पड़ेगा तो करें क्या, हमारे घर में गाय है या भैंस है जो भी है और कोई जानवर है कि उसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, वैसे तो ताला मार के चले जाएं लेकिन थोड़ा देखभाल, थोड़ा यार फूस बोलते हैं ना गाँव में, चारा वारा डाल देना, कि ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे कर देंगे, कि 2 दिन में आ जाएंगे हम, वैसे तो परसों आ जाएंगे, नहीं उससे अगले दिन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। मम्मी ने वो जिम्मेदारी तुम्हें दे दी, बेटा तेरी जिम्मेदारी है जाकर के उसको पानी पिला के आना और चारा वारा डाल के आना। तुमने कहा ठीक है मम्मी कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहो, तुम लगे पड़े हो दोस्तों के साथ घूमने गए हो, मम्मी सोच रही कि भैंस का ध्यान रखने गए, तुम गायब हो 2 दिन तक, भूखी प्यासी रखा उसको। मम्मी का फोन आया अगले दिन, अरे वो आंटी का फोन आ गया, बेटा हम आ रहे हैं, कि निकल गए यहाँ से 2 घंटे में पहुंचे, अरे आंटी तो भैंस की कह के गई थी, तुम गए और तुमने जा करके पहले उसको नहलाया एकदम, नाखून नाखून काट दिए उसके एकदम, बाल वाल कटवा दिए, भैंस को नहला दिया, है ना, होते हैं ना सींग बोलते हैं ना, वो काले करवा दिए, मजा मतलब चमका दिया, वो पहचान नहीं पा रहे आकर कि क्या ये हमारी भैंस है, साफ सफाई कर दी, बाहर नाली वाली एकदम साफ, पत्ते उत्ते पड़े थे सब पेंट मार दिया गेट पे दरवाजे पे, मतलब घर को ही अलग बना दिया तुमने 3 घंटे में, तो मामला सेट हो गया। जब आंटी लोग आए उन्होंने कि वाह क्या ये हमारा ही घर है और क्या ये हमारी भैंस है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। किसने रखा ख्याल? जी छोटू ने रखा है। काश हमारा बेटा भी ऐसा ही होता, उन्हें नहीं पता गंगाधरी शक्तिमान है, काश हमारा बेटा ही ऐसा होता। चलो खैर जो कुछ भी रहा, ये कहानी को अलग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आंटी शादी में से आई हैं, क्या लाई होंगी? रसगुल्ला, रसगुल्ला आए होंगे कि नहीं आए होंगे? और आंटी बांटेंगी, अब तो मोहल्ले में रसगुल्ले बटेंगे, शादी में से आई हैं। अगर मान लो सबके घर दो दो जा रहे हैं, क्या तुम्हारे घर भी दो ही आएंगे? अब तो कम से कम 6 या 8 आएंगे। तुमने ध्यान ही इतना अच्छा रखा है। ये जो सिक्किम था ये हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, इसने कहा थोड़ी सी हमारी रक्षा वक्षा कर लेना, कोई अटैक वटैक करे तो बाकी सब तो हम देख लेंगे। हमने कहा ठीक है कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी 3 चीजें हमारे पास थी, कौन कौन सी थी? डिफेंस, आपका जो है कम्युनिकेशन, और फॉरेन अफेयर्स। जैसे ये सब कुछ रहा, ये देख रहे थे भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इनका भाई सिक्किम के लोग चाहने लगे कि अब तो उन्हें भारत का हिस्सा बनना ही बनना है, अब तो उन्हें भारत का हिस्सा बनना है बनना है। सिक्किम के लोगों ने सिक्किम की सरकार के प्रेशर बनाया कि अब तो उन्हें भारत का हिस्सा बनना ही बनना है। अब सिक्किम की सरकार अगर भारत का हिस्सा बन जाती तो फिर सिक्किम के लोग भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको वोट देते, फिर तो उन लोगों को तो देते नहीं जो लोकल हैं। तो उन्होंने कहा हमें भारत का हिस्सा तो बनना है लेकिन कंप्लीटली नहीं बनना, हम भारत में आ जाएंगे लेकिन सिक्किम के अंदर क्या होगा ये हम नहीं बताएंगे किसी को। तो ये लोग कहने लगे कि जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप जो एसोसिएट स्टेट बना दीजिए। भारत से क्या कहने लगे, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना लीजिए, यानी कि भारत का सहराज्य बना दीजिए या सहायक राज्य बना दीजिए। सहराज्य कह लीजिए या फिर सहायक राज्य कह लीजिए, ये बना दीजिए। अब बताओ हम कैसे बनाएं, क्या कोई आर्टिकल ऐसा है जो कहता हो कि अगर किसी बाहर के राज्य को सहराज्य या सहायक राज्य बनाना है तो ऐसे बना सकते, कोई आर्टिकल है? हमारे पास आंटी का एग्जांपल सिक्किम समझा दिया, अरे वाह हाँ यही तो है। अच्छा हमारे पास कोई आर्टिकल है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं, एक दूसरा और एक तीसरा। दूसरा क्या कहता है जो भारत के बाहर से आए, और तीसरा क्या कहता है जो भारत के अंदर से आए। अंदर की बात तो हो ही नहीं रही है, तीसरा तो हो ही नहीं सकता ये, तो फिर कौन सा होगा? दूसरा। लेकिन दूसरा तो ये कहता है कि किसी भी एरिया को भारत का बना देगा संसद। अब यहाँ लेकिन कोई भी एरिया थोड़ी ना बन रहा है, ये तो एसोसिएट स्टेट बन रहा है विद सम कंडीशंस। भैया कोई अगर एसोसिएट स्टेट बनेगा तो इस एसोसिएट स्टेट की कुछ ना कुछ कंडीशंस भी रही होंगी। किन कंडीशंस पर क्या क्या चीजें भारत की होंगी, क्या क्या चीजें इसकी होंगी? ऐसा तो कोई आर्टिकल है ही नहीं। अब बताओ इसको कैसे बनाया जाए भारत का हिस्सा? तो फिर इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। क्या किया गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 2 तो है हमारे पास, 2 के बगल में एक